नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर के साथ, जहां पर इस्लाम नगर गांव का नाम बदला गया है। इस्लाम नगर गांव का नया नाम जगदीशपुर किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंच जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लाम नगर गांव का जो नाम है उसे जगदीशपुर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है भोपाल से। भोपाल का ये एक गांव है इस्लाम नगर गांव, जिसका नाम इस वक्त बदला गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ये नाम बदला है। शिवराज सरकार की तरफ से इसके आदेश जारी किए गए। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर मायावती ने की सुखबीर सिंह बादल के साथ बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही गठबंधन और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है मायावती से। ये बड़ी खबर, मायावती ने सुखबीर सिंह बादल से ये मुलाकात की है और ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा इस दौरान कहीं ना कहीं की गई है। गठबंधन और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल, जिनसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुलाकात की, बैठक की और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन और मजबूती, बेहतर तालमेल, इन तमाम चीजों को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कहीं ना कहीं जुट गई और धीरे धीरे अब एक्टिव मोड में भी मायावती नजर आ रही हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। ये तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुखबीर सिंह बादल के साथ मुलाकात की, बैठक की। आगे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हुई है, जिसमें गठबंधन और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। बता दें शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल। अगली खबर रोहतक से, जहां पर आईएमटी की टेम्पो यूनियन के कार्यालय में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। बदमाशों ने मुंशी और ड्राइवर को गोली मार दी है। दोनों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतक की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रोहतक आईएमटी में ट्रक यूनियन ऑफिस में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। टेम्पो यूनियन के कार्यालय में अंधाधुंध फायरिंग की गई। बदमाशों ने मुंशी और ड्राइवर को गोली मारी है। पुलिस की टीम व सीआईए इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की है। वहीं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने धरना दिया है। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और इतना ही नहीं, इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए एक विरोध रैली भी निकाली। इस दौरान उनकी पुलिस वालों से नोकझोंक भी हुई। कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया।
आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था स्टेट हुड के लिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें पिछले दिनों में फ्लोर राज्यसभा के अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने बोला था कि हम जम्मू कश्मीर को कुछ समय के लिए हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की। तो एक देश के नाम से जाना जाता था हमारा जम्मू कश्मीर का राज्य, एक स्टेटस था इसका, विशेष राज्य का दर्जा था। लेकिन आज मरकज़ सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जिस तरीके से इसका जम्मू कश्मीर का निशान किया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स, लीडर्स आज एकजुटता से हम ये संदेश देना चाहते हैं मरकज़ी सरकार को कि पुनः इसको राज्य का दर्जा बहाल करें। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा सहरसा पहुंच चुकी है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बल्हा गढ़िया गांव पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्या को भी सुना और पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अरे भाई कृषि की बात आप कर रहे हैं, कृषि सिंचाई योजना में भी घट गया है, देख लीजिए 2167 करोड़। इस तरह से और चीज़ों में घटा है। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन उसमें भी घट गया है 600 करोड़। तो अगर इसी तरह से लिखिए और चीज़ों में घटा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी में तो इन लोगों ने घटा दिया है। तो ये कौन सा चीज़ है? आई जो बता दिए, तो आप समझिए कि जो सप्तऋषि की बात की है, हम लोग तो 7 निश्चय किया और उस पर 5 साल करके उसके बाद 7 निश्चय 2 हम लोग शुरू करती है। तो ये सप्तऋषि की बात की है। तो इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं है, कोई खास चीज है नहीं। अगली खबर बिहार के मधुबनी से। यहां कलुहाही प्रखंड क्षेत्र के गांव राड में स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक समय से स्कूल नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीचर्स के इंतजार में बच्चे कई घंटे तक स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अगली खबर बिहार के मधुबनी से। यहां नाई महासभा ने कर्पूरी ठाकुर की याद में समारोह का आयोजन किया और इस समारोह में पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव, पूर्व एमएलसी विनोद सिंह, नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी ने हिस्सा लिया और कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का जो विचार था, उस विचारों को ही धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। अगली खबर बिहार के सीतामढ़ी से, जहां नानखंड प्रखंड के कई सरकारी स्कूल अवैध रूप से वसूली का अड्डा बन चुके हैं। लगातार जिले के अलग अलग स्कूलों में विद्यार्थियों से पैसा वसूलने के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड के नाम पर बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है। निजी स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची विधान परिषद सदस्य रेखा कुमारी और नानपुर प्रमुख प्रतिनिधि अनुपम कुमार बम्बम से स्थानीय लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने कई स्कूलों का निरीक्षण किया और वहां अनियमितताएं भी पाई गई। जिसके बाद नानपुर प्रमुख प्रतिनिधि अनुपम कुमार बम्बम ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। हमारी सरकार शिक्षा की ओर ध्यान दे रही है, जितने भी बच्चे को सबको सब पे ध्यान दिए जा रही है और जो गलत होगा उसको उस पर कार्रवाई किए। और अगली खबर महाराष्ट्र के लातूर से। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग के विकसित होने से वहां रहने वाले लगभग 300 परिवार प्रभावित होंगे। अब ये परिवार 3 साल से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साल 2018 में प्रभावित किसानों ने न्याय के लिए रास्ता रोको धरना भी दिया। किसानों का कहना है कि इसमें किसान की सहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक संयुक्त गणना को लेकर अभी तक किसी भी किसान को नोटिस नहीं दिया गया है। खरोड़ा पार्टी से पानगांव तक ये नया न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे जिसका क्रमांक है 361H, इसमें 5 गांवों के फार्मर्स या किसान अफेक्टेड होने वाले और जिनको न्याय मिलने के लिए हम लगभग पिछले 4 सालों से शासन से मांग कर रहे हैं कि मुआवजा मिले।
परंतु जब भी हमने ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ 2017 में, जब हम नेशनल हाईवे की तरफ अप्रोच होने के बाद हमें बताया गया कि ये स्टेट हाईवे की कैटेगरी में आता है और इसकी स्टैंडर्ड विड्थ 24 मीटर होती है और इसके बारे में आपको कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला और 24 मीटर हमारी है, बल्कि लगभग एक्चुअल जगह पे 24 मीटर विड्थ शासन के कब्जे में या इसमें नहीं है। इसलिए हम 4 सालों से शासन से मांग कर रहे हैं कि हमें मुआवजा मिले। अगली खबर आगरा से, जहां सलोनी ग्रुप पर सेंट्रल जीएसटी टीम की तरफ से छापा मारा गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री के सलोनी फार्म पर ये छापेमारी की गई। कई घंटों से सीजीएसटी की टीम की तरफ से ये छापेमारी चल रही है। फर्म की खरीद बिक्री संबंधित दस्तावेज की जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त मिली है। आपको बता दें कि सीजीएसटी की छापेमारी से कस्बे में कई जगहों पर दुकानें बंद हैं। जांच टीम ने भीतर आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। शमशाबाद क्षेत्र के महेश एडिबल ऑयल मिल का पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। आगरा में सीजीएसटी की जो टीम है उसकी एक बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। आपको बताते चले कि यहाँ जो सरोली ग्रुप है उस पर सीजीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। यह छापेमारी कई घंटों से लगातार जारी है। वहीं टीम की बात करें तो सूत्रों के अनुसार टीम ने अभी किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने से रोक लगा दी है। बिल्कुल पूरी तरह से आवाजाही पर रोक लगा दी गई। आपको बताते चले कि यह जो ऑयल मिल है यह सपा के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे शिव कुमार राठौर का है, जहाँ पर लगातार यहाँ सेंट्रल जीएसटी की छापेमारी जारी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शमशाबाद के आगरा रोड स्थित ये ऑयल मिल है जिसको महेश एडमिल ऑयल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लगातार सीजीएसटी टीम की छापेमारी चल रही है और यहाँ तमाम जो सेंट्रल के जीएसटी के अधिकारी हैं वह भी यहाँ अंदर मौजूद है। अंदर तमाम गाड़ियां उपस्थित हैं। हालांकि मीडिया को अंदर जाने से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अभी जो टीम है वह खरीद और बिक्री के जितने भी दस्तावेज हैं उनकी गहनता से जांच कर रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। लगातार कल से, यानी कि सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली, कल 1 बजे के समथिंग से लेकर यहाँ पर लगातार छापेमारी की रही है। अभी अधिकारियों से हमने तमाम बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी कोई इस चीज़ को बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल लगातार सीजीएसटी की टीम की छापेमारी को लेकर जो कस्बे की तमाम दुकानें हैं वह भी बंद दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह होगा कि जो सेंट्रल जीएसटी विभाग की टीम है वह किस तरह की यहाँ पर जांच कर रही है और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई करेगी। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। प्रयागराज से करीब 60 किलोमीटर दूर मेजा इलाके में मां शीतला कृपा महोत्सव में शामिल होने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। आपको बता दें कि डीजीएस ग्रुप द्वारा हर साल मां शीतला कृपा महोत्सव आयोजित किया जाता है। वहीं कार्यक्रम स्थल से हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया। देखिए तैयारियां वहां की। आज संगम नगरी प्रयागराज में भव्य और दिव्य दरबार लगाया। यहाँ पर उन्होंने कई लोगों की अर्जियों को सुना है, उनकी समस्याओं को समझा है। हमारे साथ एक बहन है, हम उनसे भी समझेंगे आज उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या अनुभव रहा है उनका और क्या समस्या थी। ये बताइए, आज आप महाराज जी से मिली हैं, आज आप आई हैं, कहाँ से आई हैं, क्या समस्या थी और कैसा लग रहा है? जी, मैं बुलंदशहर के गालीपुरा गांव से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुजी के अंदर तो बिल्कुल साक्षात हनुमान का वास है, बिल्कुल कोई इसमें संदेह की बात नहीं है, बिल्कुल साक्षात हनुमान बाबा का वास है। जिस तरीके से हमने भी सुना, आप लोगों को बता रही थी अपनी समस्याएं कि लोग आपको ताने देते थे, परेशान करते थे। फिलहाल अब इस जगह पर पहुंचकर विश्वास की अगर बात करें तो अब विश्वास कितना? अब मुझे विश्वास ऐसा है कि मेरे सारे दुख कट गए। मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे सारे दुख कट गए। लोगों को कुछ कहना चाहती हैं? कौन से लोगों को? जो पब्लिक है, हमारी पब्लिक है, आम जनता है, उनको कुछ कहना चाहती है? पब्लिक को तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे गुरुजी के अंदर साक्षात हनुमान है और जो गुरुजी कहते हैं सनातन धर्म की जय, तो मैं भी कहती हूँ सनातन धर्म की जय। और जो हमारे गुरुजी के विरुद्ध हैं तो मैं उनसे ये प्रार्थना मान लो या निवेदन मान लो या धमकी मान लो, कुछ भी मान लो, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी पे वो सवाल ना उठाए। पता नहीं कैसे उनके अंदर भगवान साक्षात हमारा दुख कम करने के लिए प्रकट हुए। तो जैसा देखा आपने, जिस तरीके से यहाँ दूर दूर से भक्तजन यहाँ चल के आ रहे हैं, जिन्होंने बाबा ने जिनकी अर्जियों को सुना है, निश्चित तौर पर अगर उनके विश्वास की बात करें तो अब उनका विश्वास उनका दोगुना हो गया और लोगों को भी वो संदेश दिख रहे हैं कि महाराज जी के अंदर कोई शक न करे, किसी तरीके की कोई बात न हो। विवेक पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।
प्रयागराज में आज बागेश्वर महाराज जी का आगमन हुआ है और वहाँ पर मेजा इलाके में पहुंचे हैं, जहाँ पर माँ शीतला कृपा महोत्सव में आज उन्होंने अपना दिव्य और भव्य दरबार लगाया है। हजारों और सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके अनुयायी यहाँ तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि आज जो महाराज की जो छवि मिली है और जो यश मिला है, जो कीर्ति मिली है, वो आज यहाँ पर लोगों ने देखा है। रैंडमली जिस तरीके से बागेश्वर बाबा ने भीड़ में से लोगों को बुलाया है, उनकी समस्याओं को समझा है, सुना है, निश्चित तौर पर लोगों के मन में आज उनके प्रति जो विश्वास है वो और भी बढ़ गया है। बीजीएस ग्रुप द्वारा ये कार्यक्रम हर साल कराया जाता है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तो आपको दिखाएं कि वो किस तरीके से लोग यहाँ दीवारों पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवारों पर खड़े होकर लोग यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अभी भी बाबा के इंतज़ार में, उनको देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन आज उन भक्तों की मनोकामना पूरी हुई है, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ लगभग 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और बाबा के दर्शन किए हैं। विवेक पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा में लिफ्ट में बच्चे के फंसने के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लिया है। पीजीआई के आवासीय परिसर की लिफ्ट में ये बच्चा फंसा था और करीब आधे घंटे तक बच्चा लिफ्ट में ही फंसा रहा। पीजीआई नोएडा से 3 दिन में तलब की है इस पूरे मामले की रिपोर्ट, और रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा में लिफ्ट में बच्चे के फंसने के इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। पीजीआई के आवासीय परिसर की लिफ्ट में ये बच्चा फंसा था, करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में ये बच्चा फंसा रहा और पीजीआई नोएडा से 3 दिन में इस पूरे मामले की ये रिपोर्ट तलब की बात की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। दरअसल नोएडा के सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई के आवासीय परिसर में जो लिफ्ट है, वहां पर करीब आधे घंटे तक ये 10 साल का बच्चा फंसा हुआ था। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? ये जो पूरी घटना सामने आई, उस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान ले लिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये नोएडा के सेक्टर 30 से चाइल्ड पीजीआई का मामला है, जहां पर आवासीय परिसर की लिफ्ट में एक 10 साल का बच्चा आधे घंटे से ज्यादा समय तक फंसा रहा और बच्चे की तबीयत भी बिगड़ गई और कर्मचारियों की लापरवाही निकलकर सामने आई, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने के बाद स्पष्ट तौर पर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें निदेशक पीजीआई नोएडा को स्पष्ट तौर पर कहा है डिप्टी सीएम ने कि पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट दें और रिपोर्ट देने के बाद ये देखें कि क्या आखिर वजह थी जिस वजह से बच्चा फंसा रहा, कौन से ऐसे लोग थे जिनकी लापरवाही थी और उस लापरवाही पर उनको तत्काल कार्रवाई करें। निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि जब पूरा मामले की जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो कहीं न कहीं ये चीजें भी देखी जाएंगी कि आखिर वो कौन लोग थे जिनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और देश निर्भर में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है सोनभद्र से, जहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को लोगों ने रोका है। स्थानीय लोगों का अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर आरोप है, लालमणि का घर गिराना था, गिरा दिया बाबूलाल का घर। यह आरोप इस वक्त टीम पर लगाया जा रहा है। पुलिस के साथ हिंडाल्को के कर्मचारियों ने ये बुलडोजर चलवाया है। स्थानीय लोगों के हंगामे पर बुलडोजर छोड़कर वहां से कर्मचारी भागते हुए नजर आए। मौके पर मौजूद नहीं थे राजस्व विभाग के कर्मचारी। मामले पर एडिशनल एसपी का बयान भी सामने आया है। कोर्ट अमीन की मौजूदगी में यह अतिक्रमण हटाया जा रहा था। सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। पीपरी थाना इलाके के रेणुकूट बाजार का पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका आदेश नहीं है, आदेश नहीं है तो लालमन के ऊपर केस चल रहा है। हमारे जमीन का नहीं चल रहा है। अच्छा, आपकी जमीन का नहीं चला, लेकिन गिरा आपका दिए हैं। गिरा दिए हमारा सर। तो क्या चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? गिरवा दिए सर, बताइए हम कहाँ रहेंगे? क्या करते हो?
अंडा की दुकान यहाँ पर लगाते हैं। नहीं इसका आदेश नहीं है। आदेश नहीं है सर, लाल मन के ऊपर केस चल रहा है। हमारे जमीन का नहीं चल रहा है। अच्छा, आपकी जमीन का नहीं चला लेकिन गिरा आपका दिए हैं। गिरा दिए हमारा सर। तो क्या चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? अब ये गिरवा दिए सर, बताइए हम कहाँ रहेंगे? क्या करते हो? अंडा की दुकान यहाँ पर लगाते हैं। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर अंडर 19 वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल के मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। जिसके बाद गाजियाबाद अठौर गांव के रहने वाले ऑलराउंडर शिखा गहलोत अपने गांव पहुंची, जिस पर गाजियाबाद वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने शिखा गहलोत से खास बातचीत की। कहते हैं कि किसी को भी अगर निखरना हो तो उनके गुरुओं का साथ बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ठीक इसी तरह का साथ शिखा गहलोत को मिला। और आज वो इंडिया के लिए अंडर 19 विश्व कप में खेल रही थी और आज अपने गांव वापस लौटी हैं। गाजियाबाद से अपने सहयोगी हिमांशु नेगी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। बच्ची को सबसे पहले आपने उनको परखा कि किस तरह से वो खेल सकती है, क्या कहेंगे? 2014-15 में शिखा मेरे पास आई थी, उसके पिताजी लेके आए थे, तो मैं इसको नेशनल खिला के लाया हूँ 2-3 साल। तो इसका जो टेम्परामेंट था वो सहवाग से काफ़ी मिलता जुलता था, क्योंकि सहवाग की तरह ही ये खेलती थी। इसके जो शॉट्स में पावर होती थी वो लड़कों की तरह होती थी। तो शुरू से ही मैं इसको उड़ीसा ले गया कि वहाँ की एसोसिएशन ने भी इसको अप्रिशिएट किया और इसको काफ़ी सराहा। उनके सेक्रेटरी ने मुझे बोला कि आप इस लड़की पे मेहनत करिए, ये लड़की आगे तक जाएगी। तो मैंने कोरोना से पहले ये 2-3 साल तक मेरे पास खेली। उसके बाद कोरोना आ गया, सब लड़कियां वगैरह अलग हो गई, लेकिन लड़कियों को जो शुरुआत उसके पिताजी, मैं उनको बधाई दूंगा और इस पूरे गांव को, अटौर को, कि गांव जैसे माहौल से भी लड़की को निकाल के उसके पिताजी ने, हो सकता है कुछ लोगों का सामना भी करा होगा कि भाई नहीं अच्छी लड़की है, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों को छोड़ के जो लड़की को शहर में लेके आए, खिलाने के लिए मौका दिया। मैं उनके माँ बाप को बधाई दूंगा। अटौर के सभी जितने भी गांववासी हैं, आज उनको गर्व महसूस हो रहा होगा कि शिखा इतना बड़ा करके नाम आई है। तो मैं सभी लोगों से भी गुजारिश करूंगा, मैं गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना मौका दिया, इस लड़की के लिए आगे पहुंचाया, तो गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन को भी बधाई और यूपीसीए को भी बधाई देता हूँ। एक सवाल ये भी है, जब आपके पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं कि बच्चों के वजह से मजबूर होकर आपके पास आ जाते हैं कि इनको खिलाइए, लेकिन वो अंदर से इस तरह से तैयार नहीं होते या फिर वो नहीं चाहते उनकी बच्ची खेले, तो उनके दिमाग को किस तरह से आप पलटते हैं? मैंने जब लड़कियों को 2014 में लड़कियां शुरुआत करी थी, मेरे पे 15 से 20 लड़कियां थी। मैंने आज तक किसी भी लड़की से कोई पैसा नहीं लिया। पेरेंट्स जो भी आए, क्योंकि लड़कियों के लिए हर कोई सोचता है, लड़कों पे तो आप 10-20 हज़ार रुपये का बैट भी ले लोगे, ख़रीद लोगे, लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि मैं लड़कियों को सामान भी प्रोवाइड कराऊं, स्पॉन्सर्ड से या वैसे अपने पास से लड़कियों को सामान भी दिलवाया, किसी पेरेंट्स से कोई पैसे नहीं लिए। उसी का नतीजा है कि आज इस छोटे से गांव से निकलकर ये शिखा जो आगे आई है। और मैं चाहता हूं कि गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन भी लड़कियों के लिए एक योजना तैयार करे कि उनको शिक्षा दी जाए और कोचिंग दी जाए, 2-3 अकेडमियाँ बनाई जाए। तो इसके लिए भी चाहता हूं कि गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन और यूपीसीए इसके लिए पहल करे। हाल ही में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम अंडर 19 हाल ही में वर्ल्ड कप जीती है और यहाँ पर आज उसी की एक ऑलराउंडर यहाँ पहुँचे, शिखा गहलोत। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा है। शिखा गहलोत, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वर्ल्ड कप आप जीते हैं। थैंक यू भैया। क्या कहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मैंने तो 2 महीने में काफ़ी कुछ लर्निंग करी है वहाँ से। काफ़ी प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिला, सीनियर से भी बातचीत हुई होगी। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आप? अभी बस मेरा आगे का फोकस यही है कि आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में अच्छा करूं, उसमें डिजर्व करूं पहले और फिर सीनियर इंडिया। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए किसको आप श्रेय देते हैं? मेरे सर हैं और मेरे मम्मी पापा हैं, सभी हैं, और फिर साथ में केडी सर हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हालांकि देखा जाता है कि गांव में महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इतनी अनुमति नहीं होती है, तो टोका टाकी बहुत होती है, तो उस पर क्या कहेंगे? किस तरह से घर वालों का सपोर्ट रहा, गांव वालों का सपोर्ट रहा और आपके कोच का सपोर्ट? देखो, घर वालों का तो फुल सपोर्ट रहा है, थोड़ा मम्मी को छोड़ के। मम्मी कहती थी पढ़ाई करो बस, और गाँव में तो ज़्यादातर सभी का ही रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब कामयाबी ऊंचा लेवल मिलता चले गया तो गाँव वालों ने भी सबने सपोर्ट किया। हाल ही में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम अंडर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण आम बजट पेश कर दिया और बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। न्यू टैक्स स्लैब ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस बजट को लेकर गौर ग्रुप के सीएमडी मनोज गौर की क्या कुछ राय है, आपको सुनाते हैं। बजट पेश हुआ पार्लियामेंट में,
उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बड़ा पॉजिटिव बजट है, कोई नेगेटिव घोषणा नहीं है, तो इसलिए पॉजिटिव उसको कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। दूसरा वाला ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। ओवरऑल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर जो बजट करोड़ रुपये तक जो बढ़ाया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो पेस एक चल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे के लिए एक्स्ट्रा बजट और भी किया है, चाहे शिप के लिए बात की गई है, कार्गो थ्रू शिप पॉलिसी जो है इसमें अनाउंस की गई है, टूरिज्म को अनाउंस किया गया है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाती हैं, ओवरऑल इकनॉमी को जो है बढ़ाती है। तो जब ओवरऑल इकनॉमी बढ़ेगी तो डेफिनेटली रियल एस्टेट को भी उसके अंदर जो है फ़ायदा होगा। जो मिडिल क्लास के लिए 5 लाख टू 7 लाख जो है इनकम टैक्स का जो बेनिफिट जो दिया गया है कि 7 लाख तक कोई नहीं होगी, तो एक मिडिल क्लास के पास जो है एक एक्स्ट्रा इनकम होगी, जिससे उसको अपने घर का जो एक सपना है उसको पूरा होने में डेफिनेटली जो है वो मदद मिलेगी। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लोगों के पास पैसा आता है, उनको जॉब्स मिलती हैं, तो वो एक इकोनॉमी का एक पूरा साइकिल जो है रोल ओवर होता है। लोगों के पास पैसा आएगा, वो एक्सपेंड करेंगे, घूम के वापस से गवर्नमेंट के टैक्स कितनी बढ़ेगी। दूसरा जो टैक्स दायरे को बढ़ाने की बात हम हमेशा कह रहे हैं कि स्लैब, जैसा हमारे वित्त मंत्री ने भी कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स, उसको उन्होंने हाईएस्ट टैक्स को भी रिड्यूस। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।